अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आपने शमशान कहानी की पहली किस्त में सुना कि इमरान एक वीरान खंडर में रात बसर करता है और उसके बाद आगे क्या हालात पेश आते हैं, जानिए इस कहानी की दूसरी किस्त में। कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। पेश खिदमत कहानी शमशान का दूसरा हिस्सा। इमरान उस ख्वाब में आने वाली औरत से मुलाकात करने के लिए बेचैन था। उस दूसरी रात के ख्वाब के बाद हवेली वाली औरत इमरान के दिमाग पर सवार हो गई थी। वो उससे मुलाकात करने के लिए बेचैन हो गया। उसने किसी को भी ना बताया और उसी रोज जब घर से कॉलेज जाने के लिए निकला तो कॉलेज जाने के बजाय सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। उस रोज भी आसमान पर बादल छाए हुए थे और लाहौर शहर में रात को हल्की बारिश हुई थी, जिसकी वजह से मौसम भीग चुका था। इमरान ने अपना थैला साथ ले लिया था जिसमें पानी की एक बोतल और बिस्किटों का डिब्बा, 2 बड़ी मोमबत्तियां, एक जोड़ा पतलून और कमीज रख लिया था। उसके अलावा कुछ रुपए भी जेब में रख लिए थे। स्टेशन पर पहुंचकर उसे मालूम हुआ कि आगे बड़ी बारिशें हुई हैं जिनकी वजह से रेलवे लाइन खराब हो गई है। लाइन की मुरम्मत तेजी से हो रही है, इसलिए ट्रेन उस तरफ दोपहर के बाद चलेगी। इमरान घर या कॉलेज वापस जाने के बजाय वहीं स्टेशन पर बैठा रहा। वहीं उसने दोपहर का खाना भी खाया। दोपहर के बाद फिर बारिश शुरू हो गई। इमरान स्टेशन पर ही रहा। वो ख्वाब में मिलने वाली उस औरत को उसकी हवेली में मिलने के लिए बेताब था। उस औरत ने उसके दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया था। इमरान को सिवाय उस औरत के और कुछ नहीं सूझता था, बल्कि यूं कहना मुनासिब होगा ज्यादा कि शैतान हवेली वाली औरत की शक्ल में इमरान पर गालिब आ चुका था। उसे ना घर बार के लोग याद आ रहे थे, ना अपनी मंगेतर रुखसाना का ख्याल आता था जिसके साथ उसकी मंगनी हो चुकी थी। वो किसी न किसी तरह उड़कर जंगल वाली आसेबी हवेली में उस औरत की आगोश में अपने आप को गुम कर देना चाहता था। हर्सो हवस और नफसानी ख्वाहिशात की जहरीली हवाएं इमरान को एक बेबस तिनके की तरह उड़ाए उड़ाए फिरती हैं। दिन ढल गया। शाम के 6 बजे ऐलान हुआ कि ट्रेन रवाना होने के लिए फलां प्लेटफॉर्म पर तैयार खड़ी है। इमरान ट्रेन में सवार हो गया और ट्रेन उसे लेकर उसके अपने हाथों खरीदे हुए जहन्नुम के दहाने की तरफ रवाना हो गई। बारिशों की वजह से रास्ता खराब होने की वजह से ट्रेन पूरी रफ्तार से नहीं चल रही थी। रास्ते में भी बारिश होने लगी। शाम का अंधेरा छा गया था। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो इमरान ने वहां चाय की एक प्याली पी और बेचैनी से प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा, क्योंकि ट्रेन के गार्ड ने ऐलान किया था कि आगे एक पुली की मरम्मत की जा रही है, लिहाजा ट्रेन 1 घंटे के बाद रवाना होगी। वो 1 घंटा इमरान ने बड़ी मुश्किल से गुजारा। आखिर ट्रेन चल पड़ी। 1 घंटे बाद वो स्टेशन आ गया जहां से इमरान को ब्रांच लाइन वाली ट्रेन पकड़नी थी। यहाँ भी ब्रांच लाइन वाली ट्रेन लेट थी। आखिर वो भी पहुंच गई। इमरान उसमें सवार हो गया। ये ट्रेन ब्रांच लाइन पर बड़ी सुस्त रफ्तारी से चल रही थी। जिस स्टेशन पर उतरकर इमरान ने आगे आसेबी खंडर में पहुंचना था, जब ट्रेन वहां जाकर रुकी तो उस वक्त रात के 9 बज चुके थे। हर तरफ रात का अंधेरा छा रहा था। आसमान बादलों में छुपा हुआ था। बारिश हल्की फुल्की फवार की शक्ल में बरस रही थी। आगे खंडर तक का रास्ता इमरान को मालूम था। वो एक सेम नाले के खाल के साथ साथ चलने लगा। 3-4 मील चलने के बाद उसकी बाएं जानिब दरख्तों के झुंडों का एक जंगल सा आ गया। उस जंगल के वस्त में वो आसेबी खंडर था, जिसकी एक बंद कोठली में उसकी महबूबा यानी ख्वाब में आकर मिलने वाली औरत उसका इंतजार कर रही थी। इमरान की अकल पर नफसानी ख्वाहिशात ने इस हद तक गलबा पा लिया हुआ था कि उसकी सोचने समझने की कुव्वत भी शल हो चुकी थी। वो ये भी नहीं सोच रहा था कि अगर वो औरत कोई नॉर्मल इंसानों की दुनिया की औरत है तो उसको एक खंडर की बंद कोठली में पड़ी रहने की क्या जरूरत है, जबकि उसने ख्वाब में आकर खुद कहा था कि वो खंडर उसकी हवेली है और वो उस हवेली में अकेली रहती है। इमरान को एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल नहीं आया था कि हो सकता है ये औरत कोई बदरू हो, कोई छलावा हो, कोई चुड़ैल हो। और जब से इमरान ने ख्वाब में उस औरत का हिजान खेज जलवा देखा था, वो उसका गर्विदा हो गया था और उसकी रही सही अक्ल पर भी पर्दा पड़ गया था। वो सेम नाले के खाल को छोड़कर दरख्तों की तरफ मुड़ गया। दरख्तों में अंधेरा था, मगर उस अंधेरे में उसे आगे जाने के लिए रास्ता नजर आ रहा था। वो दरख्तों के झुंडों में से गुजरता चला गया। काफी आगे जाकर दरख्तों के दरमियान उसे वो खंडर नजर आ गया जो उसकी मंजिल थी। उसने अंधेरे में ही खंडर को पहचान लिया। उसका पुराना बोसीदा दरवाजा उसी तरह बंद था, मगर बाहर से कोई कुंडा नहीं लगा हुआ था। इमरान ने दरवाजे को आहिस्ता से अंदर को धकेला। दरवाजा एक चीख नमा चिरचिराहट के साथ खुल गया। ऐन उसी वक्त बादलों में बिजली चमकी और बादलों की गिड़गिड़ाहट से जंगल एक बार गूंज उठा। इमरान खंडर के बड़े कमरे में दाखिल हो चुका था। उसने अंदर दाखिल होते ही थैला कंधे से उतारकर जमीन पर रखा। उसमें से मोमबत्ती निकालकर रोशन की और उसे आतिशदान के ऊपर गर्द आलूद कॉर्निस पर लगा दिया।
फिर थैला उठाया और तख्त पोश पर आकर बैठ गया। मोमबत्ती की धीमी रोशनी में उसने कोने वाली कोठली के बंद दरवाजे पर निगाह डाली। यही वो कोठली थी जिसमें ख्वाब वाली हसीन औरत ने उससे मिलने का वादा किया था, और यही वो कोठली थी जहां 2 रातें पहले उसने हसीन औरत की आवाज सुनी थी जब वो इमरान को कोठली के अंदर बुला रही थी। और इमरान खौफजदा सा होकर वहां से निकल भागा था, मगर अब उस पर खौफ के बजाय नफसानी ख्वाहिशात गालिब आ चुकी थी, और इस ख्याल से उसके जज्बात में एक तूफान मचा हुआ था कि कोठली के अंदर एक जवान और हसीन और जमील औरत उसका इंतजार कर रही है। पहले उसने सोचा कि शायद वो औरत उस रात की तरह खुद ही उसे आवाज देकर बुलाए, मगर जब 10-15 मिनट गुजर गए और कोठली के अंदर से कोई आवाज ना आई तो इमरान से उससे ज्यादा सब्र ना हो सका। उसने मोमबत्ती हाथ में थामी और आहिस्ता आहिस्ता कोने वाली कोठली की तरफ बढ़ा। दरवाजे के पास आकर उसने गौर से देखा था, लोहे का एक रॉड दरवाजे के दाएं से बाएं लगा हुआ था, जिस तरह पुराने किलों के दरवाजे के अंदर लगा होता है। ऐसा दरवाजा अंदर से नहीं खुल सकता, बाहर से कोई रॉड उतारे तो खुल सकता है। ठीक उसी लम्हे इमरान को उस औरत की आवाज सुनाई दी, दरवाजा खोलकर मेरे पास आ जाओ, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूं। इमरान के मुंह से अपने आप निकल गया, आ रहा हूं मैं। उसने मोमबत्ती नीचे जमीन पर लगा दी और दोनों हाथों से लोहे के रॉड को उठाने की कोशिश शुरू कर दी। ऐसा लगता था कि उस रॉड को कई सालों से किसी ने अपनी जगह से नहीं हिलाया था। सख्त जिद्दोजहद के बाद इमरान उसे ऊपर उठाने में कामयाब हो गया। उसने रॉड को दीवार के साथ एक तरफ करके रख दिया, जमीन से मोमबत्ती उठाई और दरवाजे के एक पट को जरा सा धकेला। पट खौफनाक चिरचिराहट के साथ खुल गया। पट के खुलते ही अंदर से नम आलूद गर्म हवा का झोंका आकर इमरान के चेहरे को छूता हुआ गुजर गया। उस गर्म हवा में जली हुई लाशों की इंतहाई नागवार बू थी। उस किस्म की बू शमशान भूमियों से आया करती थी जहां तकसीम से पहले हिंदू लोग अपने मुर्दे जलाया करते थे। इमरान के कदम वहीं रुक गए। वो अंदर दाखिल होने से हिचकिचाया। वो लम्हा था जब इमरान के अंदर छुपी हुई अच्छाई की ताकत ने उसे बुराई की तरफ कदम उठाने से रोकने की आखिरी कोशिश की थी। उसी लम्हे कोठली के अंदर से उसी औरत की आवाज सुनाई दी, रुक क्यों गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, क्या मुझसे नहीं मिलोगे। उस आवाज ने इमरान के सीने में लगी हुई आतिशे हवस को और ज्यादा भड़का दिया। वो मोमबत्ती हाथ में थामे कोठली में अंदर दाखिल हो गया। फजा में वही जले हुए मुर्दों की बोझल बू फैली हुई थी। इमरान दिल में हैरान हो रहा था कि इतनी हसीन और जमील औरत इस कोठली में कैसे रह रही है। अंधेरा इस कदर गहरा था कि मोमबत्ती की रोशनी भी 3-4 कदम से आगे नहीं जाती थी। आगे कोठली की दीवार आ गई। इमरान रुक गया। दीवार में एक छोटा दरवाजा था जो बंद था। इमरान ने मोमबत्ती की रोशनी आगे करके देखा। दरवाजे पर मकड़ियों के जाले फैले हुए थे। इमरान को हल्का सा खौफ महसूस हुआ। वो हसीन औरत यहाँ नहीं रह सकती, उसे वापस चले जाना चाहिए। ये सोचकर इमरान वापस मुड़ने ही लगा था कि उस औरत की आवाज सुनाई दी। आवाज दरवाजे की दूसरी तरफ से आ रही थी और ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो किसी बंद संदूक के अंदर से बोल रही है, क्या मुझसे मिले बगैर चले जाओगे, दरवाजा खुला है, अंदर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। औरत की आवाज ने इमरान के नफसानी जज्बात में एक बार फिर एक एहजान बर्पा कर दिया। उसने दरवाजे को धकेला। दरवाजे की चिरचिराहट की आवाज किसी बच्चे की चीख जैसी थी। दरवाजा खुल गया। इमरान ने मोमबत्ती आगे करके देखा कि दूसरी तरफ पहले ही से धुंधली सी जर्द रंग की रोशनी हो रही थी। यह ऊंची छत वाला एक कुशादा कमरा था जिसके वस्त में एक लंबा संदूक पड़ा था। इमरान उसी जगह रुककर उस पुरस्रार जगह का जायजा लेने लगा। यह किसी पुराने किले का बोसीदा कमरा लगता था जिसके फर्श को गर्द की तह ने ढांप रखा था। हसीन औरत की आवाज एक बार फिर सुनाई दी, इमरान मेरे पास आओ। उस औरत ने पहली बार इमरान का नाम लिया था। उसने खाली खाली वीरान कमरे में इधर उधर देखते हुए कहा, तुम कहाँ हो। औरत की आवाज आई, मैं संदूक के अंदर हूं। सूरत हाल मजीद पुरस्रार होती जा रही थी। इमरान हैरान हो रहा था कि ये औरत संदूक के अंदर क्यों बंद है, मगर उस औरत की जिस्मानी कशिश इमरान को अपने हौलनाक अंजाम से बेखबर उसे कुशां कुशां लिए जा रही थी। वो संदूक के पास आ गया। देखा कि संदूक किसी ताबूत की तरह का है, मगर इस कदर गर्द आलूद है कि जैसे सदियों से इसी जगह पड़ा हो। उसने मोमबत्ती की रोशनी में एक बड़ी मकड़ी को देखा जो संदूक के ऊपर अपने जाले के अंदर छुपकर बैठी हुई थी। मोमबत्ती की रोशनी पड़ी तो मकड़ी तेजी से दूसरी तरफ चली गई। संदूक के अंदर से औरत की आवाज आई, संदूक को खोलो इमरान, मैं बाहर आकर तुमसे प्यार मोहब्बत की बातें करना चाहती हूँ। औरत के इन अल्फाज में कोई ऐसा जादू था कि इमरान ने मोमबत्ती एक तरफ रख दी और कहा, अभी खोलता हूँ। उसने संदूक को झुक कर देखा। संदूक के अंदर से गहरे सांस लेने की अजीब डरावनी सी आवाज आ रही थी। संदूक को एक बड़ा ताला लगा था। इमरान ने कहा, इसे ताला लगा हुआ है। औरत की घुटी घुटी आवाज आई, ताला तोड़ दो। इमरान ने आखिर पूछ लिया, तुम्हें संदूक में किसने बंद किया है। औरत की आवाज आई, मुझे बाहर निकालो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। इमरान इधर उधर कोई शय तलाश करने लगा जिसकी मदद से ताला तोड़ सके। उसे कोने में कुछ ईंटें पड़ी दिखाई दी। उसने एक ईंट उठा ली और संदूक के पास आकर जोर से ताले पर उसकी जरब लगाई। जैसे ही उसने ताले पर जरब लगाई,
एक खौफनाक चीख की आवाज बुलंद हुई। इमरान लरस गया और वह जल्दी से पीछे हट गया। औरत की आवाज आई, डरो नहीं मेरी जान, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी हिफाजत को मौजूद हूँ, जल्दी से ताला तोड़ डालो। औरत की आवाज ने इमरान की हिम्मत बंधाई और वो ऊपर तले ताले पर ईंट की ज़रबें लगाने लगा। हर चीज पर वही भयानक चीख बुलंद होती थी। कमरे की फजा उन भयानक चीखों से थरथरा रही थी। संदूक के अंदर से औरत की आवाज बार बार बुलंद हो रही थी, रुकना नहीं इमरान, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ताला पुराने जमाने का था और बड़ा मजबूत था। आखिर वो टूट गया। इमरान ने ताले को संदूक के कुंडे से निकालकर नीचे रख दिया और संदूक का ढकना खुलने ही वाला था कि ढकना अपने आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को उठना शुरू हो गया। संदूक के अंदर से जर्द रंग की बीमार सी गुदी गुदी रोशनी भी निकल रही थी। इमरान बुत बना संदूक के ढक्कन को अपने आप ऊपर उठते देख रहा था। जब संदूक पूरा खुल गया तो इमरान ने जरा आगे होकर संदूक के अंदर निगाह डाली। संदूक के अंदर उसने जो कुछ देखा उसे देखकर इमरान का सारा डर, खौफ एकदम दूर हो गया। संदूक में वही ख्वाब में आने वाली हसीन और जमील औरत, नीम उरियां, सुर्ख लिबास पहने, बालों में सुर्ख फूल सजाए, बिल्कुल सीधी लेटी हुई थी। उसने दोनों हाथ अपने सीने पर बांध रखे थे। उसकी आंखें खुली हुई थी और खूबसूरत चेहरे पर वही ख्वाब वाली दिलकश मुस्कुराहट थी। लेकिन उसके चेहरे के सबसे दहशतनाक शय उसकी आंखें थी, जिसको देखकर इमरान पर खौफ तारी हो गया। उस औरत की आंखें लहू की तरह सुर्ख थीं। पहली बार इमरान को उस औरत के हुस्न से खौफ महसूस हुआ और उसके दिल ने कहा, इमरान, तुमने यहाँ आकर जिंदगी की बड़ी भयानक गलती की है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। संदूक में बिल्कुल सीधी लेटी हुई उस औरत ने अपना हाथ इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्या मुझे सहारा नहीं दोगे? इमरान ने बातले न ख्वास्ता अपना हाथ आगे कर दिया। औरत ने इमरान का हाथ थाम लिया और फिर संदूक से बाहर निकल आई। औरत का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। इमरान के जिस्म में दहशत की सर्द लहर सी दौड़ गई। वो समझ गया कि यह मामला कुछ और ही है और उस औरत का असल रूप वो नहीं है जो नजर आ रहा है। वो पछताने लगा कि वो वहां क्यों आ गया। उसने उसी लम्हे दिल में फैसला किया कि वो इस मनहूस जगह से मौका मिलते ही भाग जाएगा, मगर वो नहीं जानता था कि उसके गिर्द एक ऐसा तिलिस्मी ताना बुन दिया गया है कि जिसके अंदर से वो इतनी आसानी से नहीं निकल सकेगा। उस पुरस्कार औरत ने अभी तक इमरान का हाथ अपने हाथ में ले रखा था और उसके सर्द हाथ की ठंडी लहरें इमरान के सारे जिस्म को सर्द कर रही थीं। उसे याद आ गया कि जब ख्वाब में उसने उसी औरत का हाथ पकड़ा था तो वो गर्म था और उसमें मोहब्बत की सारी गर्मजोशी मौजूद थी, मगर अब वही हाथ एक मुर्दे के हाथ की तरह ठंडा बर्फ था। इमरान अपना हाथ छुड़ाना चाहता था, मगर पुरस्कार औरत ने उसका हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ रखा था। पुरस्कार औरत इमरान को लेकर एक छोटे से दरवाजे में से गुजरने के बाद एक तीसरे कमरे में आ गई। उस कमरे में भी जर्द धुंधली रोशनी का गुबार सा फैला हुआ था। इमरान समझ नहीं सका था कि रोशनी कहां से आ रही है। उस कमरे की हालत भी शिकस्ता थी और वीरानी बरस रही थी। यहाँ दरमियान में एक तख्त पोश बिछा हुआ था। पुरस्कार औरत तख्त पोश पर बैठ गई। उसने इमरान को भी अपने पास बिठा लिया। इमरान को याद था कि जब ये औरत ख्वाब में उसे मिली थी तो उसके सुर्ख मलबूस में से बड़ी सरूर अंगेज खुशबू आ रही थी, मगर अब जबकि वो हकीकत की दुनिया में उसके पास बैठी थी तो उसके मलबूस में से एक ऐसे मुर्दे की बू आ रही थी जिसे अच्छी तरह से मुश्क का फूल लगाकर दफन करने के लिए तैयार किया गया हो। इमरान का जहन बड़ी तेजी से वहां से निकलने के बहाने सोच रहा था। उसने पुरस्कार औरत से कहा, तुम यहाँ रहती हो क्या? पुरस्कार औरत ने इमरान की तरफ अपना लहू रंग ड्राउनी आंखों से देखा और बोली, क्यों, तुम्हें यह जगह अच्छी नहीं लगी? इमरान ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्या तुम अकेली रहती हो? पुरस्कार औरत ने कहा, हाँ, अब तक अकेली रहती थी, अब तुम आ गए हो तो हम दोनों यहाँ रहेंगे। इमरान के जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। अब वो अच्छी तरह से समझ गया था कि ये औरत कोई जिंदा हकीकत नहीं है, बल्कि कोई बदरू है या कोई चुड़ैल है जिसने हसीन औरत का रूप बदला हुआ है। पुरस्कार औरत ने इमरान को खामोश देकर कहा, क्यों, क्या तुम मेरे साथ नहीं रहोगे? इमरान ने हकलाते हुए कहा, क्यों नहीं, क्यों नहीं, लेकिन क्या? पुरस्कार औरत का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। इमरान ने कहा, बात यह है कि मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि तुम्हारे साथ इस हवेली में रहूं, मगर कॉलेज में पढ़ता हूं। मुझे एक बार वहां जाकर कॉलेज से छुट्टी लेनी होगी, वरना मेरा नाम कट जाएगा। पुरस्कार औरत बोली, इसकी तुम फिक्र न करो, तुम्हारा नाम कोई नहीं काटेगा। इमरान ने एक और उज़र पेश करते हुए कहा, लेकिन यहाँ बंद कोठलियों में कैसे रहेंगे? हम जिंदगी की दूसरी जरूरतें कहाँ से पूरी करेंगे? पुरस्कार औरत बोली, तुम्हें जिस चीज की जरूरत होगी तुम्हें मिल जाया करेगी। इमरान ने कहा, लेकिन इंसान को ताज़ा हवा की भी जरूरत होती है, क्या हम कभी बाहर खुली हवा में नहीं जाएंगे? पुरस्कार औरत मुस्कुराने लगी। इमरान को अब उसकी मुस्कुराहट से भी डर आने लगा था। उसने बड़े पुरस्कार लहजे में गहरी आवाज में कहा, तुम सिर्फ मेरी मर्जी से बाहर निकल सकोगे, जब तक मैं नहीं चाहूंगी तुम यहां से बाहर नहीं जा सकोगे। इमरान को यकीन हो गया कि वो अपनी शैतानी ख्वाहिशात की वजह से उस औरत के जाल में फंस चुका है और ये औरत कोई बदरू है। उससे छुटकारा पाना इतना आसान काम नहीं है, इसलिए किसी खास हिकमत अमली से काम लेना होगा। लेकिन सबसे पहले ये मालूम करना चाहिए कि ये बदरू उससे चाहती क्या है। इमरान ने खिसियानी सी हंसी हंसते हुए कहा,
कोई बात नहीं, तुम जब चाहोगी मैं बाहर चला जाया करूंगा, लेकिन मैं तुमसे एक बात जरूर पूछना चाहता हूँ। बदरू औरत ने कहा, पूछो। इमरान बोला, मुझे लगता है कि तुमने मुझे किसी खास मकसद के वास्ते यहाँ बुलाया है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वो मकसद क्या है? बदरू औरत कहने लगी, अब मैं तुम्हें सारी बात खोलकर बता देना चाहती हूँ, गौर से सुनो। मेरा नाम कजली है। मैं आज से सैकड़ों साल पहले इस हवेली में रहा करती थी। मैं इस इलाके की सबसे बड़ी जादूगरनी थी। सारे इलाके पर मेरा राज था। लोग दूर दूर से मेरे पास जादू टूने के लिए आते थे। मैं जादू टूना भी करती थी और बदरुओं को भी काबू करती थी। मेरे जादू का कोई तोड़ नहीं था। मुल्क अफ्रीका के बड़े बड़े जादूगर मेरा नाम सुनकर कांप उठते थे, लेकिन अफ्रीका का एक जादूगर जिसका नाम कुंडला था, मेरे नाम से जलता था। वो मेरा दुश्मन बन गया और किसी तरह मुझे खत्म करके मेरे जगह इलाके का सबसे बड़ा जादूगर बनकर लोगों पर हुकूमत करना चाहता था। मगर चूंकि कुंडला खुद जादूगर था, इसलिए वो चाहता था कि अगर उसने मुझे कत्ल करवा दिया तो मैं बदरू बनकर उसको चिमट जाऊंगी और सारी जिंदगी उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। चुनाचे वो चाहता था कि मुझे हलाक करने के बजाय मेरी जादुई ताकत सल्ब करके मुझे किसी ऐसी जगह बंद कर दे जहां से मैं क़यामत तक बाहर ना निकल सकूं। मैं मर कर बदरू बनकर उसको चिमटू भी ना और जिंदा भी ना रहूं, एक बेजान पत्थर बन जाऊं जो उसका कुछ ना बिगाड़ सके। चुनाचे जादूगर कुंडला ने एक औरत की मदद से मुझे अपनी साजिश के जाल में फंसा लिया और मेरी सबसे बड़ी तिलिस्मी ताकत सल्ब करके उसे एक पुतले में डाल दिया और मुझे साकित करके संदूक में लटाकर इस हवेली में बंद कर दिया। जब से लेकर आज तक कई 100 बरस गुजर गए, मैं इसी संदूक में बंद पड़ी हूँ। मेरी हवेली वीरान खंडर बन गई। मैं बेजान लाश की तरह बंद संदूक में लेटी रही। ना मैं मुर्दा थी ना मैं जिंदा थी। एक बार मेरी एक जादूगरनी सहेली के बदरू मेरे ख्वाब में आई, कहने लगी, कजली तुझे इस हालत में देखकर मुझे बड़ा दुख होता है, मगर मैं क्या करूं? मैं तुम्हें यहां से निकाल नहीं सकती, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं क़यामत तक इसी संदूक में बंद पड़ी रहूंगी? उसके जवाब में मेरी सहेली जादूगरनी की बदरू कहने लगी, कजली सिर्फ वही शख्स तुम्हारा संदूक खोलकर तुम्हें बाहर निकाल सकता है जो एक तो तुम्हारे बुलाने पर तुम्हारी हवेली में आ जाए और दूसरा उसके दाएं बाजू पर चांद ग्रहण के 2 निशान एक दूसरे के नीचे गोल दायरों की शक्ल में बने हुए हों। उसके अलावा कोई इंसान तुम्हारी हवेली में दाखिल होने की जरूरत नहीं करेगा। तुम बुलाओगी तो वो तुम्हारी आसेवी आवाज सुनकर या तो दहशतजदा होकर वहीं मर जाएगा या फिर भाग जाएगा। इमरान बदरू औरत के पास बैठा उसकी खौफनाक दास्तान सुन रहा था। उसने अपनी कहानी का सिलसिला जारी रखते हुए कहा, कई बार ऐसा हुआ कि कोई भूला भटका मुसाफिर मेरी हवेली के खंडर में रात बसर करने आ गया। मैंने उसे आवाज दी, दरवाजा खोलकर मेरे पास आओ, मैं अकेली हूं, मुझे सर्दी लग रही है। तो वो शख्स या तो दहशत से वहीं मर गया और या चीखें मारकर वहां से भाग गया। मैं लोगों के ख्वाबों में आकर उनके दाएं बाजू को देखती। किसी किसी के बाजू पर चांद ग्रहण का निशान मिलता, वो भी तो या तिकोनी शक्ल का होता या एक धब्बे की तरह का होता, मगर मुझे ऊपर नीचे एक जैसे बने हुए 2 गोल दायरों की शक्ल में चांद ग्रहण का निशान किसी शख्स के बाजू पर ना दिखाई दिया। कई 100 बरस बीत गए। हवेली के खंडर के बाहर दुनिया बदल गई, लोग बदल गए। कई लोग बारिश के तूफानों या रात की तारीकी में इस हवेली में आए, मगर मेरी आवाज सुनकर मरते या फरार हो जाते। फिर ऐसा हुआ कि 2 रात पहले रात को बड़ा जबरदस्त तूफान आया। बिजली कड़कने लगी, बादल गरजने लगे, तूफानी बारिश शुरू हो गई और तुम हवेली में दाखिल हुए। मैंने मामूल के मुताबिक तुम्हें आवाज दी, दरवाजा खोलो, मेरे पास आओ, मैं अकेली हूं, मुझे सर्दी लग रही है। मुझे यकीन था कि तुम भी दूसरे लोगों की तरह या तो डर कर भाग जाओगे या खौफ के मारे मर जाओगे, मगर मैं ये देखकर हैरान रह गई कि तुम बेखौफ होकर कोठली के दरवाजे के पास आ गए। उस वक्त मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारे दाएं बाजू पर चांद ग्रहण के 2 दायरों के निशान भी जरूर होंगे और तुम वही शख्स हो, तुम ही वो शख्स हो जो मेरी सैकड़ों बरस की कैद से मुझे निजात दिलाओगे। अगरचे तुम दरवाजा खोलकर अंदर तो ना आए और कुछ डर कर चले गए, मगर मैं समझ गई कि जिस शख्स की मुझे सैकड़ों बरस से तलाश थी वो आखिर आ गया है। मैंने उसी रात सबसे पहला काम यह किया कि रात के वक्त तुम्हारे कमरे में जहां तुम गहरी नींद सो रहे थे गई और तुम्हारे बाजू को देखा। तुम्हारे बाजू पर ऊपर नीचे छोटे दायरों की शक्ल में चांद ग्रहण के 2 निशान मौजूद थे। अब इसमें कोई शक नहीं रहा था कि तुम ही मुझे मेरे दुश्मन जादूगर कुंडला की कैद से रिहाई दिला सकते हो। उसी रात मैं तुम्हारे ख्वाब में आई और तुम्हें अपनी कोठरी में बुलाने के लिए मैं जो हरबे इस्तेमाल कर सकती थी मैंने इस्तेमाल किए और उसके बाद तुम मेरे पास आ गए। बदरू औरत खामोश हो गई। उसकी सुर्ख लहू रंग आंखें इमरान को मुसलसल तक रही थी। इमरान को अपने बदन में गर्म लहरें सरायत करती महसूस हो रही थी। इमरान ने दिल में खुदा से अपने गुनाह की माफी मांगी और फिर बदरू औरत से पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? बदरू ने कहा, मैं तुम्हारी वजह से कुंडला जादूगर की कैद से जरूर आजाद हो गई हूं, मगर मेरी असली तिलिस्मी ताकत मुझे वापस नहीं मिली, तो फिर मैं क्या करूं? इमरान ने बेजारी से कहा। बदरू औरत बोली, मेरी तिलिस्मी ताकत भी तुम ही मुझे वापस लाकर दोगे, क्योंकि तुम्हारे सिवा ये काम दूसरा कोई नहीं कर सकता। इमरान ने कहा,
मैं जादू टोने के इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, मैं इन्हें गुनाह समझता हूँ। बदरू औरत की सुर्ख आंखों की सुर्ख रोशनी तेज हो गई। उसने गुस्सैली आवाज में कहा, मेरे संदूक खोलकर मुझे आजाद करने के बाद तुम मेरे कैदी बन चुके हो। तुम जब तक मुझे मेरी ताकत वापस लाकर नहीं दोगे तुम्हें मेरी कैद से रिहाई नहीं मिल सकती। इसी असना में इमरान ने देख लिया कि कोठरी का दरवाजा खुला हुआ है। चूंकि इमरान को उस बदरू की सफली ताकत का भी अंदाजा नहीं हुआ था, इसलिए वो यही समझ रहा था कि वो पूरी ताकत से भागकर उस मनहूस खंडर से बाहर निकल जाएगा। वो गुठे हुए बदन का सेहतमंद नौजवान था और अक्सर जॉगिंग वगैरह करता रहता था। जैसे ही बदरू औरत ने अपनी बात खत्म की, इमरान बंदूक की गोली की मानंद खुले दरवाजे की तरफ भागा। जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचा, दरवाजा एक धमाके के साथ बंद हो गया। इमरान ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, मगर उसे लगा कि वो दरवाजा पत्थर की दीवार की तरह सख्त हो गया है। उसे बदरू औरत की आवाज आई, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मेरे कैदी बन चुके हो, और जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं करते तुम्हें मेरी कैद से रिहाई नहीं मिल सकेगी। इमरान ने पलट कर देखा, बदरू औरत उसी तरह तख्त पर बैठी थी। अब उसकी सुर्ख आंखों से चिंगारियां सी फूट रही थी। उसने कहा, मेरे पास आओ। इमरान एक बेबस और मजबूर इंसान की तरह उसके पास चला गया। उसने इमरान से कहा, मेरा ख्याल था कि तुम मेरा कहा मान लोगे और मुझे तुम्हें अपना असल रूप दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब लगता है कि मुझे अपना असली रूप तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा। उसके साथ ही बदरू औरत उठकर खड़ी हो गई। एक झटके से उसने अपने सर को ऊपर की तरफ उठाया और उसके हलक से एक भयानक चीख बुलंद हुई। इमरान उस चीख की आवाज से लरज उठा। वो चंद कदमों के फासले पर बदरू के सामने खड़ा सहमी हुई नजरों से उसे देख रहा था। उसके देखते ही देखते उस औरत के बाल एक दूसरे में उलझकर झाड़ी से बन गए। चेहरे का रंग स्याह हो गया, सुर्ख रेशमी लिबास गायब हो गया और उसकी जगह उसके स्याह बदन पर धज्जियां लटकने लगीं। उसके बाजू भी स्याह हो गए और हाथों के नाखून छुरियों की तरह को बाहर निकल आए थे। उस बदरू औरत की शक्ल इतनी डरावनी और हैबतनाक हो गई थी कि खौफ के मारे इमरान के रोंगटे खड़े हो गए। औरत ने एकदम दोनों हाथों का रुख इमरान की तरफ करके दोबारा हलक से चीख की आवाज निकाली और दोनों हाथों को जोर से झटक दिया। उसके हाथों में से कड़कती बिजलियों की सुर्ख शुआएं निकल के इमरान के गिर्द जमीन पर पड़ी और उन कड़कती आसमानी बिजली जैसी शुआओं ने सुर्ख शोले बनकर इमरान के इर्द गिर्द एक दायरा बना दिया। इमरान को उन शोलों के दायरे के अंदर जबरदस्त झटके लगने लगे। वो गिर पड़ा और मछली की तरह तड़पने लगा। बदरू औरत के हलक से एक बार फिर चीख बुलंद हुई और इमरान के इर्द गिर्द आग के शोलों का दायरा गायब हो गया। इमरान अभी तक अधमुआसा होकर फर्श पर पड़ा था। बदरू औरत दोबारा हसीन औरत के रूप में वापस आ गई। उसने आगे बढ़कर इमरान का बाजू पकड़ा और उसे सहारा देकर उठा दिया। इमरान ने उस चुड़ैल को दोबारा हसीन औरत के रूप में देखा तो उस पर उसके हुस्न का कोई असर न हुआ, बल्कि उसे वो हुस्न गुनाह आलूद और कराहत आमेज लगा। उस बदरू औरत ने जब इमरान को बाजू से पकड़ा था तो उसकी हालत फिर से नॉर्मल हो गई थी और उसे ऐसे लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन इतना उसे यकीन था कि वो उस औरत के काले जादू के तिलिस्मी जाल में बुरी तरह फंस चुका है। ऐसा भयानक और खौफनाक तजुर्बा इमरान को जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। एक बात उसके जहन में बिल्कुल वाज़ेह थी कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है ये उसे उसकी शैतानी ख्वाहिशात की सजा मिल रही है और उसके बचने की सिर्फ एक ही सूरत थी कि वो खुदा के हजूर गिड़गिड़ाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और आइंदा से गुनाह ना करने का अहद करे। इसलिए कहते हैं कि इंसान को हमेशा अपने गुनाह से बचना चाहिए और अपने ख्यालात और अपनी निगाहों को पाक साफ रखना चाहिए। सिर्फ ऐसा करने से ही इंसान नेक और पाकीज़ा जिंदगी बसर कर सकता है। बदरू औरत ने इमरान को अपने पास बिठा लिया और बोली, अब तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा हो गया होगा, मैं ठीक कह रही हूं ना? इमरान का हलक खुश्क हो रहा था। उसने आहिस्ता से सिर्फ इतना कहा, हाँ। बदरू औरत कहने लगी, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरी ताकत मुझे वापस दिलाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा। जादूगर कुंडला ने मुझ पर मौत का तिलस्म फूंकने के बाद, मुझे साकित करके संदूक में बंद करने के बाद मेरी तिलिस्मी ताकत मेरे जिस्म से अलग करके एक पुतले में डाल दी थी। अगर वो पुतला मुझे मिल जाए तो मेरी पूरी की पूरी तिलिस्मी ताकत मेरे पास वापस आ जाएगी और फिर मैं जादूगर कुंडला की कैद से आज़ाद हो जाऊंगी और ये पुतला सिवाय तुम्हारे दुनिया का कोई और शख्स नहीं ला सकता, क्योंकि एक तो तुम मेरी आवाज़ सुनकर खौफ से बेहोश नहीं हुए थे, मरे नहीं थे। दूसरे, तुम्हारे बाजू पर चांद ग्रहण के दोनों दायरों वाले निशान मौजूद हैं। तुम्हारा वजूद मेरी हमेशा की जिंदगी और मेरी ज़बरदस्त तिलिस्मी ताकत की ज़मानत है। इमरान ने पूछा, मैं तुम्हारा गुलाम और कैदी बन चुका हूँ, तुम जो कहोगी मुझे करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं तुमसे भी एक बात की ज़मानत चाहता हूँ, एक वादा लेना चाहता हूँ। बदरू औरत ने पूछा, कहो तुम क्या चाहते हो? इमरान ने कहा, मुझसे वादा करो कि जब मैं तुम्हें तुम्हारा तिलिस्मी ताकत वाला पुतला वापस ला कर दे दूंगा तो तुम मुझे आज़ाद कर दोगी और उसके बाद मुझसे कोई सरोकार नहीं रखोगी। बदरू बोली, जब मुझे मेरा पुतला मिल जाएगा तो फिर तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो जाएगा। मैंने तो ये खेल इसलिए रचाया कि तुमको अपने कब्जे में लेकर तुमसे अपना तिलिस्मी पुतला वापस मंगवाऊं, क्योंकि जहां वो पुतला रखा हुआ है
वहां तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा दाखिल नहीं हो सकता। जब मुझे मेरा पुतला वापस मिल गया और मेरी ताकत वापस आ गई तो मुझे क्या जरूरत है कि तुमसे कोई सरोकार रखूं। मैं वादा करती हूं कि अपना मकसद हासिल हो जाने के बाद मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाऊंगी। इमरान बोला, अब मुझे बताओ कि वो तिलिस्मी पुतला कुंडला जादूगर ने किस जगह पर छुपा रखा है। बदरू औरत ने कहा, जिस शहर में तुम रहते हो उस शहर के जुनूब में एक किला नमा पुरानी तारीखी खंडर है। क्या तुमने कभी वो खंडर देखा है? इमरान ने जवाब दिया, हाँ मैंने वो किला नुमा खंडर देखा है। बदरू बोली, खंडर सैकड़ों बरस से वीरान और शिकस्ता हालत में पड़ा है। उसके नीचे एक खुफिया तहखाना है जो एक मुद्दत से बंद पड़ा है। आज तक कोई उसके अंदर नहीं गया क्योंकि किसी को उसका रास्ता नहीं मालूम। इमरान ने कहा, मैं उसके अंदर कैसे जाऊंगा? बदरू कहने लगी, मैं तुम्हें उसके अंदर जाने का खुफिया रास्ता बताऊंगी। जब तुम उस तहखाने में जाओगे तो तुम्हें स्याह पत्थर का एक चबूतरा सा नजर आएगा। उस चबूतरे पर एक औरत की लाश पड़ी होगी। लाश गल सड़ चुकी होगी, सिर्फ हड्डियों का ढांचा बाकी होगा। उसके ऊपर सुर्ख रंग की चादर पड़ी होगी। लाश के ढांचे के अंदर पसलियों के नीचे लोहे का एक गोल डब्बा पड़ा होगा जिस पर काली बिल्ली की शक्ल बनी हुई होगी। तुम उस डिब्बे को खोलोगे तो तुम्हें उसमें लकड़ी का एक छोटा सा पुतला मिलेगा जिसके सीने और सर में मेखें ठुकी होंगी। यही वो पुतला है जिसके अंदर मेरी जबरदस्त तिलिस्मी ताकत को जादूगर कुंडला ने बंद कर दिया हुआ है। तुम मुझे वो पुतला लाकर दोगे। मैं अपनी इसी हवेली में तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। इमरान ने यह सब कुछ बड़े गौर से सुन लिया था, मगर अपने दिल में अहद कर लिया था कि इस मनूस खंडर से निकलने के बाद वो उस बदरू औरत और उसके पुतले पर लानत भेजेगा और फिर कभी इस खंडर का रुख नहीं करेगा। बदरू औरत कहने लगी, एक और बात मैं तुम्हें बता देना जरूरी समझती हूँ, और वो ये है कि इस खुफिया तहखाने की खुफिया राहदारी पर एक ऐसा खूनी तिलिस्म फेंका गया है कि तुम्हारे सिवा अगर मैं भी उस राहदारी में दाखिल हो जाऊं तो फौरन मेरे जिस्म को आग लग जाएगी और मैं जलकर राख हो जाऊंगी। अगर तुम्हारे बाजू पर चांद ग्रहण के मखसूस 2 निशान ना होते तो उस खुफिया राहदारी में दाखिल होते ही तुम्हारा जिस्म भी जलकर राख बन जाता, मगर तुम्हारे बाजू पर चांद ग्रहण के 2 निशान जादूगर कुंडला के खूनी तिलिस्म को बेअसर कर देंगे। उसके बाद जब तुम तहखाने में जाओगे और हड्डियों का ढांचा बनी औरत की लाश पर से चादर हटा दोगे तो ये मत समझना कि वो किसी मामूली औरत की लाश है। नहीं, वो औरत अपनी वक्त की सबसे खतरनाक और खौफनाक जादूगरनी थी। कुंडला ने उस पर काला जादू करके उसे हलाक कर डाला था और फिर उसका सीना खोलकर उसकी पसलियों के नीचे मेरा पुतले वाला डिब्बा रख दिया था। उसके बाद उसने लाश के इर्द गिर्द एक तिलिस्मी हिसार खींच दिया था जिसके अंदर अगर दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर सामने भी दाखिल होता तो उसके जिस्म के टुकड़े उड़ जाते, मगर तुम्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे अंदर चांद ग्रहण के खास 2 दायरों नमा निशानों ने उस तिलिस्म से महफूज रहने की ताकत पैदा कर दी हुई है जिसका सिर्फ मुझे इल्म है और मैं तुम्हारी उसी ताकत से फायदा उठाना चाहती हूँ। इमरान तो फैसला कर चुका था कि वो उस बदरू की कोई बात नहीं मानेगा और वहां से निकलते ही सब कुछ भूल जाएगा। उसने कहा, क्या अब मैं जा सकता हूँ? बदरू औरत ने अपनी सुर्ख आंखें इमरान के चेहरे पर गाड़ दी और बोली, एक और बात याद रखना, मेरा ये राज किसी को मत बताना। हमारे दरमियान जो बातें हुई इसका जिक्र हरगिज किसी से ना करना। दूसरी बात यह है कि यह हरगिज ना समझना कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी। नहीं, जब तक तुम मेरा काम पूरा नहीं करते और मुझे मेरी ताकत का पुतला वापस लाकर नहीं देते तुम मुझसे छुटकारा ना पा सकोगे। तुम अगर जमीन की 7वीं तह में भी जाकर छुप जाओगे तो मैं तुम्हें वहां से भी निकाल लाऊंगी। अब जाओ। बदरू औरत के मुंह से यह जुमला सुनकर इमरान को लगा जैसे किसी ने उसके सर पर से भारी बोझ उतारकर फेंक दिया है। बदरू औरत ने, जो उस वक्त हसीन औरत के रूप में थी, इमरान का हाथ अपने मुर्दे की तरह ठंडे हाथ में ले लिया और उसे साथ लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी जो बंद था। जैसे ही वो दरवाजे के सामने आई, दरवाजे का एक पट अपने आप खुल गया। अब वो इमरान को लेकर तीसरी कोठली में आ गई जहां इमरान तूफानी रात को पहली बार आया था और उसने पहली बार बंद कोठली में से आती उस औरत की मनहूस आवाज सुनी थी। उस कोठली का बोसीदा दरवाजा भी बंद था। बदरू औरत ने इमरान का हाथ छोड़ दिया और कहा, जाओ और जैसा मैंने कहा है वैसे ही करो और जितनी जल्दी हो सके मेरा पुतला वापस लाकर मेरे हवाले कर दो। इमरान ने कहा, मगर दरवाजा तो बंद है। बदरू औरत बोली, मैंने इसे तुम्हारे लिए खोल दिया है। इमरान ने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा तो उसका एक पट खुला हुआ था। इमरान जल्दी जल्दी कदम उठाकर कोठली से बाहर आ गया और फिर 1 मिनट के बाद वो मनूस खंडर के बाहर खड़ा था। बाहर रात का पिछला पहर हो चुका था और शहर की हल्की हल्की नीली रोशनी फैलनी शुरू हो गई थी। इमरान ने बाहर आते ही गहरा सांस लिया। ये एक तरह से इत्मीनान का सांस था। शहर की तरोताज़ा हवा ने उसके अंदर जिंदा रहने का जज्बा बेदार कर दिया था और खंडर के अंदर जो आसिबी वाकयात उसके साथ पेश आए थे वो थोड़ी देर के लिए उसके जहन से गायब हो गए थे। वो दरख्तों के झुंडों में कस्बा रोहेला वाला की तरफ चल पड़ा। वहां से उसे 1 घंटे बाद लाहौर जाने वाली गाड़ी मिल गई और वह उसमें सवार होकर दोपहर के वक्त अपने शहर पहुंच गया। घर में उसके मम्मी डैडी सख्त परेशान थे। उसकी मंगेतर रुखसाना भी उस वक्त मौजूद थी। जैसे ही इमरान ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ, डैडी ने गुस्से में पूछा,
कहाँ से आ रहे हो? सारी रात कहाँ रहे? तुम्हें ज़रा भी ख्याल नहीं आया कि तुम्हारे इस तरह गायब होने से हम लोग कितने परेशान हो गए? इमरान सोफे पर बैठ गया। मम्मी ने इमरान के डैडी से कहा, बस अब ज़्यादा न डांटे, खुदा का शुक्र है कि हमारा बेटा घर आ गया है। मम्मी ने इमरान से पूछा, इमरान बेटा तुम कहाँ चले गए थे? पहले कभी तुम इस तरह रात भर गायब नहीं रहे। कम से कम हमें फ़ोन ही कर देते कि तुम अपने किसी दोस्त के यहाँ रात गुजार दोगे। रुखसाना कहने लगी, आखिर तुम थे कहाँ? इमरान ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, बात यह हुई डैडी कि मैं घर से कॉलेज जाने के लिए निकला तो कॉलेज के गेट पर मुझे मेरा एक दोस्त मिल गया जो जीप लेकर आया हुआ था। यहाँ से बहुत दूर एक गांव के पास उसका एक फार्म है, वो मुझे वहाँ ले गया। मैं जाना नहीं चाहता था, मगर उसने मेरी एक बात ना सुनी और कहने लगा कि आज मैंने अपने ख़ास दोस्तों की फार्म पर दावत कर रखी है, सिर्फ तुम्हें लेने आया हूँ, शाम को वापस छोड़ जाऊँगा। बस मैं मजबूर हो गया और उसके साथ उसके फार्म पर चला गया। वहाँ टेलीफोन की सहूलत भी नहीं थी, इसलिए आपको फ़ोन भी ना कर सका। सोचा था कि दोपहर के खाने के बाद वहाँ से वापस आ जाऊँगा, लेकिन एकदम बादल आ गए और सारी रात बारिश होती रही, जिसकी वजह से मैं वहाँ से ना निकल सका। अब सुबह सुबह उसका ड्राइवर मुझे यहाँ छोड़ कर गया है। इस दौरान रुखसाना इमरान की तरफ बड़े गौर से देख रही थी। उसे शक हो रहा था कि इमरान झूठ बोल रहा है और जहाँ वो कह रहा है वहाँ नहीं गया, मगर मम्मी और डैडी को इमरान के बयान पर यकीन आ गया था। डैडी ने उसे सरजनिश ज़रूर की थी कि आइंदा कभी ऐसी हरकत ना करे। मम्मी ने कहा, चलो मुँह हाथ धो लो, मैं खाना लगवाती हूँ। मम्मी और डैडी चले गए। कमरे में रुखसाना और इमरान तन्हा रह गए तो रुखसाना ने कहा, इमरान सच सच बताओ तुम रात कहाँ थे? इमरान खुद रुखसाना को अपने साथ गुजरी हुई भयानक सरगुजश्त सुनाने को बेचैन था, बेताब था। कहने लगा, मैं इस वक्त तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। खाना खाने के बाद कॉलेज की कैंटीन में चलेंगे, वहाँ बताऊंगा कि मैं रात को कहाँ था। सब ने मिलकर दोपहर का खाना खाया। उसके बाद इमरान ने मोटरसाइकिल निकाली, रुखसाना को पीछे बिठाया और अपने कॉलेज की तरफ चल पड़ा। कॉलेज की कैंटीन खुली थी। उस वक्त वहाँ कोई स्टूडेंट नहीं था। दोनों कैंटीन की खिड़की के पास बैठ गए। रुखसाना बोली, अब बताओ रात कहाँ गुजारी? पहले तो कभी इस तरह घर से रात भर गायब नहीं रहे, जरूर दाल में कुछ काला काला है। रुखसाना मुस्कुरा रही थी। इमरान संजीदा था। कहने लगा, रुखसाना जो कुछ मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ तुम सुनोगी तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा। तुम यही कहोगी कि मैं अलिफ लैला की कोई कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन यकीन करो कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। रुखसाना ने पूछा, इमरान तुम कहो तो सही, हुआ क्या तुम्हारे साथ? इमरान ने चाय का एक घूंट पीकर अपने खुश खलक को तर किया और बोला, उस वहशतनाक वाक़े की इब्तिदा उस रोज़ हुई जब मैं यहाँ से दूर अफ्तादा इलाके में 9 दरियाफ्त शुदा तारीखी खंडर को देखने के लिए गया था। जैसा कि तुम जानती हो, उस रोज़ सुबह इस आसमान पर बादल छा रहे थे। तुम लोगों ने मुझे मना किया था कि मौसम ख़राब है, मैं ना जाऊँ, मगर मैंने किसी की ना सुनी और मोटरसाइकिल लेकर निकल खड़ा हुआ। रास्ते में बारिश और आंधी का तूफान आ गया। उसके बाद इमरान के साथ अंधेरी रात में असेबी खंडर में पनाह लेने के बाद जो कुछ गुजरी, और उससे अगले रोज़ जब बदरू एक हसीन और जमील औरत के रूप में उसे अपनी तरफ आमादा करने और उसे आसेबी खंडर में बुलाने के लिए रात को उसके ख्वाब में आई थी, और फिर वो किसी को बताए बगैर एक बार फिर आसेबी खंडर में पहुंच गया, और उसके बाद जिन भयानक वाक़यात का इंकशाफ हुआ वो सब कुछ इमरान ने रुखसाना को बता दिए। रुखसाना हैरत के साथ सारे वाक़यात सुनती रही। इमरान ने आखिर में कहा, मुझे बेहद पछतावा हो रहा है कि मैं क्यों दूसरी बार उस आसेबज़दा औरत से मिलने खंडर में चला गया। मुझे नहीं जाना चाहिए था। रुखसाना कहने लगी, अब तुमने क्या सोचा है? इमरान बोला, मैंने तो फैसला कर लिया है कि मैं इन सारी बातों को एक डरावना ख्वाब समझकर भूल जाऊंगा। मुझे उस बदरू के तिलिस्मी पुतले को तलाश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रुखसाना ने कहा, मैं भी तुम्हें यही मशवरा देने वाली थी। पहली बात तो यह है कि हो सकता है जो कुछ तुमने देखा हो वो महज तुम्हारा वहम हो। दूसरी बात यह है कि अगर तुमने इन बातों को हकीकत समझ लिया और बदरू का पुतला लेने जहाँ उस बदरू ने कहा है चले जाओगे वहाँ, तो खुदा जाने फिर क्या हो, और कहीं तुम सचमुच की मुसीबत में न फंस जाओ। इमरान कहने लगा, मैंने भी यही फैसला किया है। रुखसाना बोली, लेकिन तुम कहते हो कि उस बदरू ने तुम्हें कहा था कि अगर तुमने उसका कहा ना माना और उसको तिलिस्मी पुतला ना ला कर दिया तो वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मुझे तो डर लगने लगा है इमरान ने कहा, इसके कहने से क्या होता है? हम खलाई दौर में रह रहे हैं। ये कंप्यूटर और खलाई शटल का ज़माना है। आज के साइंसी ज़माने में इस किस्म की बदरूहें किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम इसका जिक्र किसी से ना करना। इस राज को, अगर ये कोई राज है तो अपने हाथ तक ही रखना। रुखसाना कहने लगी, मैंने किसी को बताया भी तो मेरी हंसी उड़ाएगा। आजकल इन बातों पर कौन एतबार करता है? रुखसाना के साथ बातें करने से इमरान के दिल का बोझ हल्का हो गया। कुछ देर के बाद वो कॉलेज की कैंटीन से निकल आए। सूरज गुरूब हो रहा था। इमरान ने कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। रुखसाना ने कहा, तुम पहले ही बहुत थके हुए हो, तुम जाकर आराम करो, मैं रिक्शा लेकर चली जाऊंगी। इमरान के इसरार के बावजूद रुखसाना ने उसे भेज दिया और खुद एक रिक्शे में सवार होकर अपने घर की तरफ चल दी। रात का खाना इमरान ने डैडी मम्मी के साथ ही खाया। उसके बाद वो उनके पास बैठा टेलीविजन पर प्रोग्राम देखता रहा। रात के 9 बजे वो सोने के लिए अपने बेडरूम में आ गया।
कुछ देर तक बिस्तर पर लेटा पड़ता रहा, फिर टेबल लैंप बुझाकर सो गया। कमरे की दीवार पर लगी हुई घड़ी रात के पूरे 12:15 बजा रही थी कि अचानक इमरान की आंख खुल गई। उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे को जोर से हिला दिया हो। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। बेडरूम में गहरी खामोशी थी। खिड़की पर सफेद बारीक पर्दा गिरा हुआ था, जिसमें से धुंधली धुंधली जर्द चांदनी का अक्स कमरे में पड़ रहा था। इमरान ने उसे अपना वहम ख्याल किया और दोबारा सोने ही लगा था कि अचानक खिड़की का सफेद पर्दा जोर जोर से फड़फड़ाने लगा। इमरान ने सोचा कि शायद बाहर तेज हवा चलने लगी है। वो खिड़की बंद करने के लिए बिस्तर से उतरने ही लगा था कि अचानक पलंग के सिराने रखी हुई छोटी मेज ऐसे हिलने लगी जैसे जलजला आ गया हो। इमरान वहीं का वहीं पलंग पर बैठा रहा, मगर सिर्फ मेज हिल रही थी, उसका पलंग नहीं हिल रहा था। फिर ऐसा हुआ कि खिड़की के पर्दे के पीछे से एक भयानक चीख की आवाज बुलंद हुई। इमरान के हलक से भी खौफ के मारे हल्की सी चीख निकल गई। दूसरे ही लम्हे खिड़की में वही बदरू औरत अपने कराहत अंगेज स्याह चेहरे और चुड़ैलों जैसे उलझे हुए बालों के साथ नमूदार हुई और हवा में तैरती हुई खिड़की में से निकलकर इमरान के पलंग के पास आकर खड़ी हो गई और अपनी सुर्ख लहू रंग आंखों से तकने लगी। उसकी आंखों से सुर्ख चिंगारियां फूट रही थीं। इमरान बुत बना उसे तक रहा था। दहशत के मारे उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। बदरू औरत ने डरावनी और गुस्सीली आवाज में कहा, अगर तुम्हारा जिंदा रहना मेरे वजूद के लिए जरूरी ना होता तो मैं तुम्हारे बिस्तर पर इसी वक्त तुम्हें जलाकर राख कर देती, मगर मैं तुम्हें भी मारना नहीं चाहती। कम से कम उस वक्त तक नहीं मरूंगी जब तक तुम मुझे मेरा पुतला नहीं ला कर देते थे। फिर उस बदरू ने अपना हाथ इमरान की तरफ बढ़ाया और अपनी स्याह उंगली का नोकीला तेज नाखून इमरान की आंखों के सामने लहराते हुए कहा, तुमने मेरा राज ना सिर्फ ये कि अपनी मंगेतर को बताया, बल्कि ये फैसला भी कर लिया कि तुम मेरा पुतला मुझे लाकर नहीं दोगे। मैं तुम्हें इसका मजा चखाती हूँ। बदरू एकदम से 2 कदम पीछे हट गई और उसने अपने हाथ जोर से झटक कर इमरान की तरफ कर दिया। उसके हाथ की उंगलियों में से सुर्ख चिंगारियां निकलकर इमरान के जिस्म से टकराईं। इमरान पलंग से 4 फीट ऊपर उछलकर फर्श पर गिरा और उसके जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। उसकी आंखें सुर्ख हो गईं, जिस तरह के बदरू औरत की आंखें थीं। वो फर्श पर तड़पने लगा। उसे अपने जिस्म में आग लगती महसूस हुई, जैसे उसका खून उसकी रगों में खोलता हुआ लावा बनकर बह रहा हो। उसके जिस्म के साथ बिजली की लहरें से चिमट रही थीं। उसके हलक से इंतहाई अजियतनाक गुटी गुटी आवाजें निकलने लगीं। तब आसेबी औरत ने अपने स्याह बाजू को झटक कर अपना हाथ इमरान की तरफ करके लहराया। इमरान का लरसता हुआ जिस्म एकदम साकित हो गया। उसके जिस्म के साथ बिजली की जो लहरें चिपटी हुई थी वो गायब हो गईं, मगर वो अधमुआसा होकर फर्श पर ही पड़ा रहा। बदरू कजली ने उसे हुक्म दिया, उठो और बिस्तर पर बैठ जाओ। इमरान एकदम से उठ खड़ा हुआ और फिर जैसे किसी गैबी ताकत ने उसे बिस्तर पर बिठा दिया। इमरान की आंखें जो खून की तरह सुर्ख हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गई। बदरू औरत ने कहा, क्या अब भी तुम मेरा हुक्म नहीं मानोगे? इमरान के मुंह से अपने आप निकल गया, नहीं, मैं तुम्हारा हर हुक्म मानूंगा। तुम जो कुछ कहोगी मैं करूंगा। बदरू औरत ने कहा, तो फिर सुनो, कल अमावस की अंधेरी रात होगी। अमावस की रात सबसे तारीख रात होती है, मगर मैंने तुम्हारी आंखों में ऐसी ताकत डाल दी है कि तुम अंधेरी रात में भी सब कुछ देख सकोगे। तुम कल आधी रात के बाद इस वीरान खंडर में जाओगे जहां जादूगरनी की लाश के ढांचे में मेरा पुतला पड़ा है, और तुम वो पुतला वहां से उठाकर मेरे पास लाओगे। और खबरदार, अगर अब तुमने उसका जिक्र किसी से किया तो मैं 1 महीने के लिए जमीन में जिंदा दफन कर दूंगी। इतना कहकर बदरू औरत फर्श पर से ऊपर को उठी और कमरे की फिजा में तैरती हुई खिड़की में से बाहर निकलकर गायब हो गई। हैरत की बात यह है कि इस हंगामे की घर में किसी को खबर न हुई। किसी ने बदरू की भयानक चीख की आवाज भी न सुनी। उसके डैडी का मम्मी का कमरा पास ही था, मगर बदरू की भयानक चीख भी उनको बेदार न कर सकी। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि बदरू की चीख की आवाज सिर्फ इमरान को ही सुनाई दे सकती थी। सिर्फ इमरान ही बदरू को देख सकता था और उसकी आवाज सुन सकता था। बदरू के जाने के बाद इमरान कितनी देर तक पत्थर का बुत सा बना बिस्तर पर उसी हालत में बैठा रहा। फिर वो आहिस्ता से उठा और बाथरूम में आ गया। उसने आईने में अपना चेहरा देखा। उसकी आंखें अभी तक थोड़ी थोड़ी सुर्ख थीं। वो अपनी आंखें देखकर खुद ही डर गया। क्या उसकी आंखें लाल हो गई थीं? उसका जिस्म ऐसे टूट रहा था जैसे उसे किसी ने रुई की तरह धुनक दिया हो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता पलंग पर आकर गिर गया और सोने की कोशिश करने लगा, मगर नींद उड़ चुकी थी। वो किसी हालत में भी बदरू का पुतला लेने वीरान खंडर में नहीं जाना चाहता था, लेकिन उस पर जो अजियतनाक लम्हे गुजरे थे उन्होंने इमरान को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया था। देर तक आंखें खोले वो बिस्तर पर पड़ा रहा। फिर अपने आप उसे नींद आ गई। सुबह देर तक सोया रहा। उसकी मम्मी ने आकर उसे जगाया और कहा, इमरान बेटा 10 बज गए हैं, क्या आज कॉलेज नहीं जाओगे? इमरान को अपनी मम्मी की आवाज किसी दूसरी दुनिया से आती महसूस हुई। वो जल्दी से उठ बैठा। उसका जिस्म अभी तक दर्द कर रहा था, मगर उसने अपनी मम्मी पर कुछ भी जाहिर न होने दिया। कहने लगा, सॉरी मम्मी, रात देर तक पढ़ता रहा। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर कॉलेज पहुंच गया।
कॉलेज में क्लास लग चुकी थी। वो किताबें हाथ में लिए दबे दबे कदम उठाता क्लासरूम में जाकर बैठ गया। साथ वाली कतार में से रुखसाना ने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। इमरान भी जबरदस्ती थोड़ा सा मुस्कुराया और खाली खाली नजरों से प्रोफेसर को लेक्चर देते देखने लगा। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि प्रोफेसर क्या कह रहा है, वो सिर्फ उसके होंठ हिलते देख रहा था। दरअसल इमरान का जहन ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि उसे हर हालत में आधी रात के बाद वीरान खंडर में जाना पड़ेगा। उसकी हालत उस आदमी की सी थी जिसको आधी रात के बाद मौत की सजा दी जाने वाली हो। क्लास खत्म हुई तो रुखसाना उसके पास आ गई, कहने लगी, क्या बात है इमरान, तुम बहुत परेशान दिखाई देते हो, शायद अभी तक तुम पर गुजरे हुए भयानक वाकयात का असर बाकी है। इमरान ने कहा, हाँ रुखसाना, तुम ठीक कह रही हो, वो वाकयात इतने डरावने थे कि मेरी जगह अगर कोई दूसरा शख्स होता तो उसकी हालत शायद मुझसे भी खराब होती। रुखसाना ने कहा, चलो बगीचे में चलकर बैठते हैं। कॉलेज के लॉन में एक जगह आकर दोनों घास पर बैठ गए। रुखसाना बड़े गौर से इमरान की तरफ देख रही थी। कहने लगी, इमरान, ऐसे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। इमरान ने यूं ही टालते हुए मुस्कुराने की कोशिश करके कहा, तुमसे छुपाने वाली तो अब कोई बात नहीं रही, सब कुछ तुम्हें बता दिया है। रुखसाना ने कहा, क्या रात को फिर कोई वाकया हुआ है? इमरान ने हंसकर कहा, सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो एक डरावना ख्वाब था, गुजर गया। तुम सच कह रहे हो ना? रुखसाना ने प्यार भरे लहजे में पूछा। इमरान ने रुखसाना का हाथ थाम लिया और बोला, मैंने तुम्हारे आगे कभी झूठ नहीं बोला। रुखसाना ने महसूस किया कि इमरान का हाथ ठंडा हो रहा था। उसने कहा, तुम्हारा हाथ तो बड़ा ठंडा हो रहा है, क्या बात है इमरान? इमरान के अंदर बदरू औरत की वजह से एक हलचल सी मची हुई थी, मगर वो अपनी जज्बाती कैफियत को रुखसाना से छुपाना चाहता था। उसने यूं ही कह दिया, वैसे ही ठंडा है, कोई खास वजह नहीं है। इमरान को बदरू ने हुक्म दिया था कि वो आज आधी रात के बाद उसका पुतला लेने जाएगा। इमरान किसी हालत में भी इस मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था, मगर वो मजबूर था। बदरू की असेबी ताकत देख चुका था और जानता था अगर उसने बदरू औरत का हुक्म ना माना तो वो उसे हलाक तो नहीं करेगी, क्योंकि सिवाय इमरान के उसका तिलिस्मी ताकत वाला पुतला दूसरा कोई शख्स नहीं ला सकता था। लेकिन उसे कुछ वक्त के लिए जमीन में जिंदा जरूर दफन कर देगी, जहां वो ना जिंदों में होगा ना मुर्दों में होगा। इमरान इसी वजह से जहनी तौर पर परेशान था, लेकिन वो अपनी परेशानी का इजहार रुखसाना के आगे नहीं कर सकता था। बदरू औरत ने किसी के आगे ये राज जाहिर करने से सख्ती से मना कर रखा था, इस ख्याल से कि रुखसाना को कहीं मजीद शक न पड़ जाए। इमरान ने कॉलेज की बातें शुरू कर दी। कॉलेज में 2 पीरियड पढ़ने के बाद वो घर वापस आ गया। पहले उसने सोचा कि जहां वो रात को बदरू औरत का पुतला लेने जा रहे हैं वहां कुछ भी हो सकता है, मुमकिन है वो रात को घर वापस ना आ सके। बेहतर है कि वो कोई बहाना बनाकर घर वालों से रात बाहर गुजारने की इजाजत ले ले। काफी गौर गौस के बाद उसने यही फैसला किया कि वो बदरू औरत रूह का पुतला लेकर वीरान खंडर से जल्दी वापस आ जाएगा। बदरू ने उसे यकीन भी दिलाया था कि अगरचे पुराना खंडर जादूगर कुंडला के खतरनाक और खूनी तिलिस्म के असर में है, लेकिन तुम पर उसका असर नहीं होगा। उसके बावजूद इमरान को यह धड़का जरूर लगा था कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके मम्मी डैडी उसका गम बर्दाश्त न कर सकेंगे। लेकिन अगर वो बदरू का पुतला लेने पुराने खंडर में नहीं जाता तब भी उसे बदरू औरत से जान का खतरा था। एक अजीब मुश्किल में इमरान फंस गया था और उसकी वजह सिर्फ यही थी कि जब बदरू औरत नीम उरिया लिबास में हुस्न की देवी बनकर उसके ख्वाब में आई थी तो इमरान ने शैतानी ख्यालात को अपने ऊपर हावी कर लिया था। अगर वो उसी वक्त लाहौल वाला पढ़कर अपने आप को शैतान से बचा लेता तो ये नौबत कभी ना आती, लेकिन उसने नफसानी ख्वाहिशात की रोह में बहकर अपने आप को शैतान के हवाले कर दिया था और सीधी राह से भटक गया था। अब उसे अपने उस शैतानी अमल का नतीजा हर हालत में भुगतना था। रात को उसने मम्मी डैडी के साथ हस्बे मामूल खाना खाया, कुछ देर बातें करता रहा, फिर अपने कमरे में आकर लेटकर किताब पढ़ने लगा। उसकी नजरें किताब पर थीं, लेकिन ख्यालात इधर उधर भटक रहे थे। जैसे जैसे पुराने खंडर में जाने का वक्त करीब आ रहा था उसके खौफ में इजाफा होता जा रहा था। वो सो नहीं सकता था, नींद उसका साथ छोड़ चुकी थी। उसने टेबल लैंप बुझा दिया, कमरे में अंधेरा छा गया। खुली खिड़की में से बाहर रात के आसमान पर चमकते सितारों की धीमी रोशनी का गुबार सा कमरे में आ रहा था। इमरान ने घड़ी अपने पास रख ली थी। जब रात के ठीक 12 बज गए तो वो बिस्तर पर से उठा, पतलून और जैकेट पहनी, दरवाजे को आहिस्ता से खोला और अतारी में से दबे पांव गुजरता छोटे दरवाजे में से कोठी के अकबी लान में आ गया। यहाँ बरामदे में उसकी मोटरसाइकिल खड़ी थी। वहां वो मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं करना चाहता था, उसके शोर से मम्मी डैडी जाग सकते थे। वो मोटरसाइकिल को दोनों हाथों से पकड़कर चलाता सड़क पर काफी दूर तक चला गया। सड़क खाली पड़ी थी, किसी कोठी में बत्ती रोशन थी। इमरान मोटरसाइकिल स्टार्ट करके शहर के जनूबी इलाके की तरफ रवाना हो गया। वीरान खंडर वहां से 7-8 मील के फासले पर था। वो उस खंडर के करीब से कई बार गुजरा था। उस खंडर के बारे में मशहूर था कि मुगलों के जमाने में यहाँ एक सराय हुआ करती थी, जिसका अब सिर्फ ये खंडर ही बाकी रह गया था। इमरान ने उस टूटे फूटे शिकस्ता से खंडर में कभी कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, मगर आज उसी खंडर में वो अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक काम करने जा रहा था। वहां उसके साथ कुछ भी हो सकता था।
इमरान अंदर से डरा हुआ था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उस बेहकीकत से खंडर पर किसी जबरदस्त जादूगर ने इतना खतरनाक तिलिस्म कर रखा है कि जिसमें इंसान को बल्कि बड़े से बड़े जादूगर को भी जलाकर राख कर डालने की ताकत है। इमरान को यही ख्याल परेशान कर रहा था कि अगर वीरान खंडर का तिलिस्म दुनिया के सबसे बड़े जादूगर सामनी जादूगर को हलाक कर सकता है तो इमरान उस जादू के मौलिक असरात से कैसे बच सकेगा। उसके बाएं बाजू पर चांद ग्रहण के जो 2 छोटे दायरे बने हुए थे वो उसे कहां बचा सकते थे। वो इन्हीं ख्यालात में गलता शहर की बड़ी सड़क पर आ गया जो जनूब की जानिब आगे एक बड़े शहर को जाती थी। उसी सड़क पर कुछ दूर जाने के बाद सड़क की बाएं जानिब इमरान को एक उजाड़ से मैदान में मनहूस वीरान खंडर रात के अंधेरे में नजर आया। दूर से ये वीरान खंडर ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत डरावना और बहुत बड़ा भूत सर झुकाए बैठा हो। उसने मोटरसाइकिल उजाड़ मैदान की तरफ मोड़ दी और खंडर के करीब आकर एक तरफ मोटरसाइकिल खड़ी कर दी और अंधेरे में बड़े गौर से वीरान खंडर को देखने लगा। वो बार बार यही दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह पाक मुझे इस मुसीबत से निजात दिला। मैं तौबा करता हूँ कि आइंदा कभी गुनाह नहीं करूंगा। वो वीरान खंडर की तरफ बढ़ा। बड़ी तारीख रात थी। बदरू औरत ने उससे कहा था कि यह अमावस की रात है और अमावस की रात महीने की सबसे अंधेरी रात होती है, मगर इमरान अंधेरे में भी देख रहा था। बदरू औरत की अजियतनाक तिलिस्मी शुआओं की जद में आने के बाद उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि वो अंधेरे में ज्यादा नहीं तो कम से कम जरूरत के मुताबिक जरूर देख सकता था। वीरान खंडर में दाखिल होते ही इमरान पर एक खौफ तारी हो गया। अंधेरे में खंडर के सैन में वीरानी बरस रही थी। जगह जगह मट्टी के ढेर पड़े थे और जंगली झाड़ियां और घास उगी हुई थी। बदरू औरत ने उसे बता दिया था कि वीरान खंडर के तहखाने में जाने का खुफिया रास्ता किस जगह पर है। इमरान सैन में उगी हुई खुश्क खारदार झाड़ियों के दरमियान से आहिस्ता आहिस्ता गुजरता सैन के कोने में आ गया। यहाँ कदे आदम झाड़ियां ऐसे खड़ी थी जैसे ड्रावनी चुड़ैलें चलते चलते साकित हो गई हों। इमरान के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो वहीं रुक गया। जब उसके दिल की धड़कन जरा नॉर्मल हुई तो वो झाड़ियों के अकब में आ गया। झाड़ियों के पीछे खंडर की दीवार में पत्थर की एक सिल लगी हुई थी। यही वो सिल थी जिसे दीवार से हटाना था। इमरान उस सिल को हाथ लगाते हुए घबरा रहा था। उसे मालूम था कि पत्थर की उस सिल पर भी जादू किया हुआ है। वो झुककर सिल को गौर से देखने लगा। ये मटियाले रंग की खस्ता सिल थी जिसकी एक जानिब जंगली बेल चढ़ी हुई थी। इमरान ने डरते डरते उसके साथ उंगली लगाकर जल्दी से पीछे हटा ली। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पत्थर की सिल में बिजली का मामूली सा करंट हो। उसने दूसरी बार उंगली लगाई तो उसे मामूली सा करंट लगा। जिसको इमरान करंट समझ रहा था वो जादूगर कुंडला का इतना खतरनाक तिलिस्म था कि अगर इमरान की जगह कोई दूसरा आदमी होता तो जलकर राख हो चुका होता। इमरान दोनों हाथों से सिल को उखाड़ने की कोशिश करने लगा। थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद सिल दीवार पर से उखड़ गई। उसने सिल को उतार कर एक तरफ दीवार के साथ लगा दिया। जहां से सिल उतारी गई थी वहां एक गहरी तारीख सुरंग का दहाना था जिसके अंदर से ऐसी बू आ रही थी जैसे अंदर मुर्दा जानवरों की हड्डियां जलाई जा रही हों। सुरंग का दहाना तंग था। इमरान अंधेरे में भी थोड़ा थोड़ा और साफ साफ देख सकता था। उसने दहाने में सर अंदर करके देखा कि अगरचे सुरंग का दहाना तंग था मगर अंदर सुरंग की छत काफी ऊंची थी। वो सुरंग में दाखिल हो गया। सुरंग में कदम रखते ही उसे हल्के करंट के ऊपर तले 6-7 झटके लगे। वो समझ गया कि जादूगर कुंडला के खूनी तिलिस्म का असर है जो कई दर्जे कम होकर उसको झटके दे रहा है। अगर इमरान को बदरू औरत से अपनी जान का खतरा ना होता तो वो कभी उस आसेबी सुरंग में दाखिल ना होता, लेकिन वो मजबूर था और बदरू औरत का तिलिस्मी पुतला किसी न किसी तरह वहां से लाकर उसे वापस करके उससे अपनी जान छुड़ाना चाहता था। यही जज्बा उसे इस तिलिस्मी जहन्नुम में ले आया था। वो सुरंग में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। हर कदम पर सुरंग की छत से लटके हुए जाले उसके चेहरे के सामने आ जाते थे जिन्हें वो दोनों हाथों से पीछे हटाता जाता था। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। इस दिलचस्प कहानी का अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नीचे कमेंट्स में अपने कीमती ख्यालात का इजहार जरूर कीजिए और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।